तो भाई आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डेरिवेशन भी है छोटी सी, ये आपको कराऊंगा। यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, ये रेजिस्टिविटी है, और उसके बाद ये वाली जो डेरिवेशन है ये भी मैं आपको कराऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको बात जो है वो समझ में आए। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी है क्या। भाई देखो, कोई भी आपके पास कंडक्टर है, उसे आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो उस वक्त जो उसकी रेजिस्टेंस है ना, उसे आप कहोगे रेजिस्टिविटी। यानी किसी भी कंडक्टर की नेचुरल रेजिस्टेंस ये रेजिस्टिविटी होती है। ये यहाँ पर ये बात लिखी भी है, नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लो ताकि आपके बात ज़िंदगी भर याद रहे। देखो भाई, ये आपके पास एक कंडक्टर है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आप इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट करोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ़्लो कर जाएंगे, है ना, इस डायरेक्शन में ये फ़्लो कर जाएंगे और आपके पास एक करंट आ जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने अभी कोई भी कंडक्टर, मतलब अभी कोई भी बैटरी इसके साथ नहीं कनेक्ट की हुई, बस जस्ट ये एक कंडक्टर है। अब जब ये कंडक्टर है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस तो होगी, तो उस ही रेजिस्टेंस को आप कहोगे रेजिस्टिविटी। जब कोई कंडक्टर आपके पास बैटरी से नहीं कनेक्ट, फिर भी उसके अंदर जो नेचुरल रेजिस्टेंस पाई जा रही है, ये रेजिस्टिविटी है। अच्छा, याद रखना, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। लेकिन अगर मैं इसे कॉपर कह लूँ तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। अच्छा, याद रखना, हम यहाँ पर 20 सेल्सियस पर देखेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। वजह बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या इसके अंदर जो एटम है, यानी कॉपर के अंदर जो एटम है, वो क्या करेंगे, वो आप मोशन करेंगे, यानी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, वो हिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी मोशन भी बढ़ जाएगी। ये आप पढ़ चुके हो। तो जब मोशन बढ़ जाएगी तो फिर ज़्यादा कोलिजन होगा, तो ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, ये इसको देख लेना। तो हर मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि अब आपके पास ये निकलेगी कैसे वैल्यू। तो समझ लो, हमने हमारा जो कंडक्टर है उसे एक बैटरी के सोर्स से अप्लाई कर, मतलब उस पर एक बैटरी का सोर्स लगा दिया। अब यहाँ पर दो पैरामीटर आपको देखने हैं, एक लेंथ और एक साइज, ठीक है, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, ठीक है, डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, AREA। अब कैसे? देखो भाई, जितना ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब मैं ज़रा आपको समझाता हूँ। आपने किसी पाइप में से पानी को फ्लो करते हुए देखा है, ये बिल्कुल उसी जैसा है। ये एक एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, या एनालॉजी कह रहे होते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है कि मिलता जुलता होना, कुछ सिमिलरिटीज़ पाए जाना। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये कंडक्टर है मेरे पास, ये एक पानी का पाइप है। देखो, जब इस पाइप में से आपको पता है पानी फ्लो करेगा, तो जितना बड़ा ये पाइप होगा उतनी ज़्यादा फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगी, है ना। इसी तरह से ये कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर में से आपके पास करंट गुजर रहा है, और जितना ज़्यादा इस करंट, मतलब इस कंडक्टर की लेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा जो है आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी अपने करंट में या अपने इलेक्ट्रॉन में जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक बात क्या हो गई कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लो। बात समझ में आ गई? रेजिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ किसकी? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। और एक बात और याद रखना, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर रिमेन सेम। यहाँ पे लिख लो, टेम्परेचर रिमेन सेम। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं? देखो, अगर टेम्परेचर तब्दील होगा तो फिर क्या होगा, आपके पास इफेक्ट अलग आएगा, ठीक है।
तो टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, जितना टेम्परेचर रखा है उतना ही रहना चाहिए, तो ये बात वैलिड रहेगी। वैसे भी टेम्परेचर में भी वैलिड है, लेकिन वैल्यू फिर फ़र्क आएगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये बात समझ में आ गई कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके पास किससे टकराएगा? एटम और आयन से। मैं इसको थोड़ा और बता देता हूँ। भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एटम नहीं होगा क्या? एटम भी तो होगा ना, एटम भी तो मौजूद होगा। करंट कैसे फ्लो करता है? मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ इसे, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। यह आपके पास एक कंडक्टर आ गया, इस कंडक्टर के अंदर एटम तो होंगे, एटम तो होंगे, ठीक है। अब करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, और वो डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो यहाँ पर मैं करंट जो है वो आपके पास कन्वेंशनल करंट ले रहा हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये बात आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर दूं ताकि बच्चों को समझने में मुश्किल ना हो। ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। तो आपका करंट किस तरफ होगा? अगर कन्वेंशनल करंट देखेंगे तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्वेंशनल करंट, क्योंकि अक्सर समझाते वक्त तो इस चीज़ को जल्दी जल्दी लिख दिया जाता है, लेकिन बाद में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी, ठीक है, और करंट भी इस तरफ होगा आपका। इधर मैंने लिख दिया है करंट, ठीक है। अब बात समझ में आ जाएगी। तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी आपको। अच्छा, तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब जो है वो हम आगे चलते हैं। अब देखो, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी तेज़ी से आपके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब उतनी आसानी से आपके पास इलेक्ट्रॉन गुजर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने बिल्कुल एक छोटा सा एरिया हो तो मुझे गुजरने में मुश्किल होगी, है ना। अब इसी तरह से मेरे सामने बहुत बड़ा एरिया आ जाए, गुजरने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके घर में गेट लगा हुआ है, आपके घर में शिफ्टिंग चल रही है। अगर वो जो गेट आपके घर में लगा हुआ है वो छोटा है तो आपको गुजरने में मुश्किल होगी। अगर वो गेट बड़ा है तो आप इजीली गुजर जाओगे। तो यानी एरिया के क्या हुआ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी अगर गेट बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर गेट छोटा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसी तरह यहाँ भी है कि अगर आपके पास एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इजीली गुजर जाएंगे, एरिया ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन इजीली गुजर पा रहे हैं, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। लेकिन आपके पास एरिया छोटा हो जाता है, एरिया छोटा हो जाता है तो अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी अब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से गुजर पाएंगे। चलो, ये चीज़ें तो समझ में आ गई आपको बात, इसको मत भूलना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान रिपल्जन हो रही है जब भी इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है। कन्वेंशनल करंट इस तरफ हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट लिया जाता है, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा आपके पास? आर एक टाइम आ गया। कंबाइन में ऐसा होता है कि जो दो टाइम होती है ना चीज़ें, वो एक टाइम आ जाती है, तो आर एक टाइम आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी एक टाइम आ गया, और एल ओवर ए, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो कांस्टेंट लगाना होगा, ठीक है। आपको लगाना होगा कांस्टेंट और प्लस इक्वलिटी का साइन, ठीक है, इक्वलिटी का साइन। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, मैंने इक्वलिटी लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। अब यहाँ पर कांस्टेंट देखो क्या है, कांस्टेंट जो है आपके पास ये है आपके पास रेजिस्टिविटी, ये है आपके पास रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये आपके पास रेजिस्टिविटी हो गई, जिसका सिंबल आपके पास इस तरह का होता है, डेंसिटी टाइप। तो अब आपके पास क्या आ रहा है फॉर्मूला? आपके पास फॉर्मूला आ रहा है आर, कांस्टेंट की जगह आ गया आपके पास रेजिस्टिविटी, एल ओवर, ये ए है, आर नहीं है, ठीक, एल ओवर, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये आपको ड्राइव करना था। अब इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि आर ए
L और रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये आ गई बात। अब 1 मिनट इसका यूनिट देख लो, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का, ऐसा यूनिट होगा इसका, देखो यहाँ ओम है तो ओम आ गया, मीटर और मीटर स्क्वायर है तो मीटर हो गया, ठीक है, तो ये आपका आ गया। कैसे बन रहा है ज़रा मैं बता भी देता हूँ। ओम हो गया रेजिस्टेंस का यूनिट, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया एरिया का यूनिट और मीटर हो गया लेंथ, तो 1 मीटर 2 मीटर तो बस ये 1 मीटर, मतलब सिर्फ एम बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसकी जो है वो एक और डेरिवेशन करते हैं जो कि ये वाली है कि यहाँ पे बता देता हूँ टॉपिक क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मैं शुरू में भी ये बात कह चुका था कि टेम्परेचर पे आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। चलो इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको लिख लेना अपने पास डेरिवेशन को ताकि बात याद रहे। अच्छा अब ऊपर में डायग्राम बने रहने देता हूँ, डायग्राम फिर ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, पहली तो हमारी डेरिवेशन हो गई, अब दूसरी करते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग डालते हैं, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये देखो भाई, देखो हमने इस चीज़ के ऊपर तो बात कर ली थी कि हमें सबसे पहले ना देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर निकालना है ना, तो पहले हमें रेजिस्टेंस को ही देखना होगा, फिर रेजिस्टिविटी आती है, क्योंकि आपको पता है ना रेजिस्टिविटी क्या है, नेचुरल टेम्परेचर, नेचुरल रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी। यहाँ पर देखो तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ ज़रा इसको समझो, इसको लिख लेना। अब देखो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा, ये जो आपका बगैर अभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, अभी कोई कनेक्शन नहीं है आपका, ठीक है, अभी आपको कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन खत्म है। जब कनेक्शन ही नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट भी नहीं होगा। अब देखो आपका टेम्परेचर यहाँ पे 20 था ना, यहाँ पर 40 आ गया है, तो अब क्या होगा 40 सेल्सियस पर आपका जो ये एटम है इसके अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। जब वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये ज़्यादा टकराएंगे, जब ये ज़्यादा टकराएंगे तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टकरा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है और ज़्यादा ही रेजिस्टिविटी आएगी, ठीक है, ये बात याद रखना, इसी से होगा। अब देखो जितना बड़ा आपके पास, अब यहाँ पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है। चेंज इन रेजिस्टेंस, तो देखो भाई चेंज इन रेजिस्टेंस ये होता है कि पहले आपके पास टेम्परेचर कुछ था, फॉर एग्जांपल पहले आपके पास टेम्परेचर था T = 0, तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या आई, R = 0। अब आपके पास टेम्परेचर आ गया है T = कोई भी टेम्परेचर ले लो, ठीक है, बढ़ गया टेम्परेचर तो TF ले रहा हूँ मैं, फाइनल ले रहा हूँ, तो अब आपके पास रेजिस्टेंस क्या आएगी, RF। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ी, यहाँ पे मैंने बता दिया क्या हो रहा है। तो अब चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, डेल्टा R = RF - R0। अब देखो बहुत सी जगह पर ना इसे T लिखा जाता है, यहाँ पे T लिखा जाता है, आपकी बुक में भी ना T का सिंबल इधर इन्होंने यूज़ किया, मैं ज़रा दिखा दूँ, हाँ इन्होंने T का सिंबल जो है वो यहाँ यूज़ किया, बल्कि इन्होंने कोई सिंबल ही यूज़ नहीं किया, चलो इन्होंने कोई सिंबल ही यूज़ नहीं किया, तो T = 0, T = F, तो R = F पर। अच्छा अब एक बात समझने वाली है, जितनी ज़्यादा नेचुरल रेजिस्टेंस होगी, मतलब जितनी ज़्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा आपके पास रेजिस्टेंस में जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे। ज़रा मेरी बात समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मीटर का जो है वो एक रॉड है, अब इस 10 मीटर की रॉड को जब मैं हीट करूँगा तो थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा फैलेगी। अब वही रॉड मैं ले लूँ 5 मीटर की तो कम फैल रही है, यानी जितनी ज़्यादा इनिशियल होगी वैल्यू उतना ही ज़्यादा चेंज आ रहा होगा आपके पास। इसको ज़रा ऐसे समझो, देखो मेरे पास ये एक रॉड थी 5 मीटर की, इसको मैंने हीट किया
तो ये कितने मीटर की होगी आपके पास, 6 मीटर की हो गई हीट करने से, थर्मल एक्सपेंशन हो गया। अब इसी को अगर मैं 10 मीटर की रख लूँ, रॉड को 10 मीटर की रख लिया मैंने, तो 10 मीटर की रखने से क्या हुआ, अब चेंज डबल हो गया, ठीक है, चेंज ज़्यादा आएगा। पहले 6 था, अब 12 आ रहा है। तो पहले चेंज कितना आया, 1 मीटर का चेंज आया। पहले चेंज 1 मीटर का आया, अब चेंज कितना आया, 2 मीटर का आया, ठीक है। 10 से 12 हो गई तो यानी चेंज 2 मीटर, 5 से 6 हो गई, चेंज 1 मीटर पे निकला। तो यही बात यहाँ पर है कि जितनी ज़्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगी उतना ही चेंज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डेल्टा आर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर नॉट के, ठीक है। आर नॉट यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, अभी मैं ये लिख भी दूंगा, आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, ये टॉपिक थोड़ा सा जल्दी लेके चलने की वजह ये है कि कैमरा बस बंद होने वाला है, मैं चाह रहा हूँ इसमें कंप्लीट कर लूँ। तो ये पहला मेरे पास चीज़ आ गई, पहला मेरे पास काम आ गया। अब देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दूंगा उतना ज़्यादा जो है वो मेरे पास रॉड फैलेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ दूंगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मेरे पास आ रही होगी। अगर इनिशियली कोई चीज़ ज़्यादा है तो फिर चेंज भी उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, और इसी तरह से जितना ज़्यादा टेम्परेचर दूंगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके पास टॉपिक में कि रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा, दूसरी बात क्या हो गई आपके पास कि आपकी जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। और ये टेम्परेचर का चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर के, यानी आपके पास इनिशियली कोई टेम्परेचर था 20, आपने 40 कर दिया तो एक चेंज आएगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें 40 ही रख दोगे, चेंज रखोगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, चेंज लाओगे, उतना ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अच्छा, इक्वेशन 2 इक्वेशन है आपकी आ गई, तो पॉइंट्स भी लिख लो। पहला पॉइंट क्या है, तो स्टूडेंट कैमरा जो है वो बंद हो गया था, तो मैं बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने इसी चीज़ को वहाँ पर वर्डिंग में लिख दिया है कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के, और चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन, इसको बेहतर करके लिख लेते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने मौजूद है। ये पूरी खोल के डेरिवेशन बुक में नहीं की हुई, उन्होंने बस जस्ट स्टेप 2-3 दिए हैं। असल में ये ऐसे होती है, तो मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए पेपर में आसानी रहे। अब देखो यहाँ पर ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट, उसके बाद यहाँ पर आर नॉट आ जाएगा और डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो, ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर पता है। अब देखो यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये रिप्लेस हो जाएगा लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, उसका सिंबल भी कुछ इसी तरह का आएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, कांस्टेंट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, इसी जैसा एक सिंबल है, तो इसको बोलते हो आप लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपकी आ गई। अब ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसे मज़ीद हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। तो अब इसे आगे करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ डेल्टा आर पहले ही लिख दिया था कि आर टी पर कोई, आर एफ पर कोई टेम्परेचर। अच्छा देखो, मैं जो है आपको जब भी कराता हूँ तो कॉन्सेप्ट से करा रहा होता हूँ, तो अक्सर मेरे जो वर्डिंग होती है या मेरा जो सैम्बल करने का तरीका होता है वो मेरे अपने मुताबिक भी होता है, क्योंकि हमने खुद भी समझा हुआ होता है। तो बुक में ना मैंने इसे चेक किया है कि यहाँ पर इन्होंने इसे आर टी करके लिखा है, तो आप आर टी करके भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में इधर इन्होंने इसे टी कहा है, तो इसीलिए इसे मुझे आर टी करके लिखना होगा। मैंने शुरू में भी आपको ये बात बता दी थी, मैंने समझाने के लिए इसे एफ़ किया था, और वैसे भी एफ़ ही लिखा जाता है अमूमन, लेकिन यहाँ इन्होंने आर टी करा है तो आर टी कर देता है, ठीक है। तो अब ये डेल्टा आर किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू लीनियर
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, उसके बाद आर नॉट डेल्टा टी। ये यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो आर नॉट आ गया, और ये आ गया आपके पास अल्फ़ा, प्लस भी आएगा। देखो सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, इसको उधर ले गया तो ये प्लस हो जाएगा वहाँ पे जाके आर नॉट। अब ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने लिख के दी हुई नहीं थी, अब आप पेपर में अगर सिर्फ वो लिख दोगे जितना उन्होंने लिखा हुआ है तो अमूमन नंबर नहीं मिलेंगे आपको कभी भी। 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ तक आपके पास आ गया, कुछ ना कुछ शक्ल आपके पास वाजे हो गई। अच्छा, अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपने आर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, जो कि था आर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ भी ये देख लो, ठीक है, रेजिस्टिविटी एल ओवर एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं, रिमूव कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ये चीज़ ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना रिमूव कर देता हूँ, इतने में हमारा काम हो जाएगा। इसको कह लेते हैं इक्वेशन 3, तो मैंने किसी को नहीं कहा तो इसे इक्वेशन 3 कह देता हूँ, ठीक है, इसे इक्वेशन 3 कह दिया। अच्छा देखो, यही फॉर्मूला फॉर आर टी के लिए क्या बनेगा, फॉर आर टी, तो आर टी के लिए बनेगा ये आर टी इज इक्वल टू, देखो लेंथ और एरिया तो सेम रहेगा, उसको टी नहीं करना, सिर्फ इसको टी करेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और इसी तरह रेजिस्टिविटी भी, तो इसलिए इन दोनों को टी करा जाएगा। थोड़ा सा सैम्पल बेहतर बना लेते हैं, तो एल अपॉन ए। अच्छा, फॉर आर नॉट के लिए क्या रहेगा, आर नॉट पी नॉट ए, तो पुट आर टी एंड आर नॉट इन इक्वेशन 1, नहीं बल्कि 3 है, तो क्या हो गया आपके पास, आर टी की जगह क्या आ गया, ये आ गया आपके पास एल ओवर ए। अच्छा, यहाँ क्या आ गया, आर नॉट, सॉरी रेजिस्टिविटी एल ए, और यहाँ क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। एल से एल कैंसिल, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये आपके पास जो आपने ड्राइव करनी थी वो आ गई। अब बुक अगर चल रही है बराबर में तो उसमें देखो कितना डायरेक्ट कर दिया गया था और यहाँ कितना स्टेप्स लेकर हुआ है, देखो ये सेम आ गया पी टी। अब देखो मैंने यहाँ कैपिटल टी लिया है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जब आप डेरिवेशन करते हो तो अपने मुताबिक करते हो, ठीक है, तो ये आप इसे कैपिटल टी लिखो, स्मॉल टी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे तो इसे भी कैपिटल टी कर लो या जहाँ जहाँ कैपिटल टी लिया मैं स्मॉल टी लिख लो, कोई मसले की बात नहीं होती, ठीक है। तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये डेल्टा लिखा मैंने, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई, काफ़ी बड़ी थी। बुक में पता क्या किया हुआ है, बुक में इन्होंने ये स्टेप दिया, ये स्टेप दिया और फिर ये स्टेप दे दिया, या बीच में से कोई एक और डाल दिया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। 3 स्टेप में उन्होंने करा इसे, हाँ बुक में उन्होंने 3 स्टेप दिए, ये दिया और शायद ये दिया है और फिर डायरेक्ट ये लिख दिया। अब ये बाकी सारी चीज़ें तो समझानी थी ना, तो मैंने समझा दी, आई होप समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई। पेपर के लिए मैंने जब भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ी है, लिखी हुई छोटी थी, नहीं समझ में आप पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर।